सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हमें अब केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में मोल कॉन्सेप्ट को स्टोइकियोमेट्री इस्तेमाल करते हुए समझना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंसिंग करते टाइम जो आप कोफिशिएंट लिखते हो उनको स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं, और बैलेंसिंग आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन बैलेंस करने के बाद आपके पास जो नंबर सामने दिखाई देते हैं वो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स होते हैं। अब मैं यहीं से आगे शुरू कर रहा हूं, ध्यान से उसको समझिएगा क्योंकि आगे आने वाली सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं और उसको यहां पर दो बार लिख रहा हूं। देखिए H2 और हमें पता है O2, इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, H2O। मैंने एक बार एक केमिकल रिएक्शन को लिखा है, मैं एक बार और लिख रहा हूं, जरा इस चीज को समझिएगा। मैं इसी को एक बार इस तरफ और लिख रहा हूं कि H2, ठीक है, प्लस O2 विल गिव यू H2O। अब देखिए सारे बच्चों का दिमाग तो सेम होता नहीं है, हर कोई इसको अलग अलग तरीके से क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। सपोज करो कि किसी एक बच्चे ने इसको बैलेंस करने के लिए यहां हाफ लगा दिया जी, ये बैलेंस चेक करना, यहां पर ये बैलेंस हो चुका है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन केस में 1 है, इसके केस में हाफ है और यहां पर 1 है। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा ऐसे ही कंफर्टेबल फील करे, वो उसको ऐसे भी बैलेंस कर सकता है कि यहां वो क्या करे, 2 लगाए, यहां पर वो 1 ही रखे और यहां पर वो 2 लगाए। तो देखो मैंने अलग अलग तरीके से यहां पर बैलेंस कर दिया इसको। ठीक है, अब जरा समझिए, बैलेंस करने पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो गए, लेकिन एक चीज यहां पर कभी भी चेंज नहीं होती है, बस यहीं से आपका मोल कॉन्सेप्ट बनेगा केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, उसको समझिएगा। एक चीज क्या चेंज नहीं होती है, दैट इज द रेशियो ऑफ पार्टिसिपेटिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। आप समझे उसका मतलब क्या है। देखिए यहां पर ये केमिकल रिएक्शन आपसे कुछ कहती है, क्या कहती है कि अगर आपने 1 मोल हाइड्रोजन का लिया तो आपको आधे मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब आपके पास 1 मोल H2O मिलेगा। यहां पर ये क्या कहता है, अगर आपने यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन के लिए तो 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो 2 मोल आपको H2O मिलेगा। यही है कहानी जो मैंने आपको लास्ट टाइम तक समझाई थी, लेकिन यहां पर एक चीज कभी चेंज नहीं होती, दैट इज द पार्टिसिपेटिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैं अगर आप कहूं रेशियो ऑफ पार्टिसिपेटिंग, जरा समझिए, मैं अगर कहूं आपसे कि बताइए कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये रेशियो कितना है इस केमिकल रिएक्शन के लिए और उस केमिकल रिएक्शन के लिए, काउंट करते हैं अपन। देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो इस केस में कितना बन रहा है, देखिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहां पर 1, उस केस में ऑक्सीजन के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाफ। तो ये रेशियो कितना आ रहा है, दैट इज 2:1। मतलब अगर इसका 1 करोगे तो इसका आधा करोगे, इसका 2 करोगे तो इसका 1 करोगे, यही सीन है। ये रेशियो कितना निकल गएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल पार्टिसिपेटिंग रेशियो है वो 2:1 ही रहेगा। सबको समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से इसको देख लो, चेक कर लो। इसी तरह से चलो उधर चलते हैं। मैं अगर यहां पर बोलूं कि बताओ यहां पर मोल पार्टिसिपेटिंग रेशियो क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, यहां पर कितना है, देखो हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। यहां पर ये रेशियो चेंज नहीं हुआ है, इस चीज को समझिए। ऐसे ही आप जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट के अंदर ये लगाएं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू दी मोल्स ऑफ H2O, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के बीच में मोल्स का रेशियो कितना है। देखिए यहां पर मोल्स रिएक्टेंट के कितने लगाए आपने, हाफ, और यहां पर प्रोडक्ट के कितने मोल मिल रहे हैं, दैट इज 1। तो ये रेशियो कितना आ रहा है, 1:2, यही आ रहा है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू दी मोल्स ऑफ H2O 1:2, उस केस में भी 1:2 ही आएगा, चाहे तो निकाल के देख लो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू दी मोल्स ऑफ H2O, इस चीज को समझिए। यहां पर देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और ये कितने 2, 1:2। बड़ा मजेदार है, यहां पर इस चीज को समझिए कि यहां पर ये रेशो कभी चेंज नहीं होगा, आप बैलेंसिंग उसको कैसे भी कर लो। 100 बच्चे 100 तरह का दिमाग लगा लेना, तब भी ये रेशो चेंज नहीं होने वाले। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो हमेशा 2:1 ही आएगा, और ऑक्सीजन टू H2O रेशियो 1:2 आएगा। अब चाहो तो यहां पे हाइड्रोजन टू H2O रेशियो भी निकाल सकते हो, दैट इज 1:1। अगर मैं यहां पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू दी मोल्स ऑफ H2O रेशियो निकालूं ना, तो वो 1:1 ही आएगा। जरा इधर और उधर चेक कर लेना, ये देखो 1:1, वहां पर कितना आ रहा है जरा चेक करो, हाइड्रोजन मोल्स टू दी H2O मोल्स, ये कितना आ रहा है 2:2। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, 1:1 नहीं कहेंगे क्या। तो ये रेशो कभी चेंज नहीं होगा, दिस इज फिक्स्ड, दिस रेशो इज फिक्स्ड। आप कैसे भी बैलेंस कर लो, रेशो यही निकल के आएगा,
रेशो को सिंप्लीफाई करना तो जानते हो ना, आप कैसे भी बैलेंस करोगे ये रेशो हमेशा फिक्स्ड है और इसी को मैं इस्तेमाल करके मोल कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना। दिस रेशो इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये देखिए, बस यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मतलब यह है कि ये रेशो कभी चेंज नहीं होता। सबको क्लियर है? स्टोइकियोमेट्री आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, बस इसी को हम लोग बेस बनाते हुए मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, बस उसको ध्यान से समझ लेना। सबको क्लियर है? अभी इसको फटाफट से अंदर अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, उसके बाद हम लोग आप रियली मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है केमिकल रिएक्शन के सेंस में स्टोइकियोमेट्री को इस्तेमाल करते हुए उसको समझाऊंगा। फिर उसके ऊपर हम लोग करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उसके बाद आपकी एक एक प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। पर इसको सेंस लगाओ कि कहता क्या है। सबको क्लियर है? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं और अब हम लोग फाइनली समझने वाले हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जो करने वाले हैं, जो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, उसका बेसिस यही है जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। तो बहुत ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए हमारे पास रिएक्टेंट है जो आपको क्या दे रहा है, बी प्रोडक्ट दे रहा है, और मैं कहता हूं कि इसका जो मैंने बैलेंस किया तो बैलेंस करने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका स्मॉल ए है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी है। ये कोई केमिकल रिएक्शन है मान लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए। अब तो आप समझ जाओगे कि ए रिएक्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, ए स्मॉल ए। एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बी, ये भी लिख देता हूं, प्रोडक्ट बी, ठीक है, और वो क्या है, स्मॉल बी। ये तो समझ गए हो। अब इसको पढ़िए, ये क्या कहता है आपसे, ये कहता है आपसे, केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि अगर आपने रिएक्टेंट ए के स्मॉल ए मोल्स लिए तो प्रोडक्ट बी के आपको स्मॉल बी यहां पर मोल्स मिलेंगे। क्लियर होता है? और खास बात, इसको बैलेंस कैसे भी करो, इनका रेशो कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि मोल्स ऑफ ए टू दी मोल्स ऑफ बी, इनका रेशो बताओ, तो वो रेशो हमेशा कितना आएगा, इनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशो के बराबर, दैट इज स्मॉल ए बाई स्मॉल बी। यही आएगा। दैट इज, इसको क्या कहेंगे, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, यही कहेंगे। ये रेशो हमेशा यही रहेगा। बस इसी को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं और केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में यहां पर मोल कॉन्सेप्ट को बनाने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं सिंपल एक काम कर रहा हूं, क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता हूं, दैट मोल्स ऑफ ए टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, मैं इसको नीचे ले गया, मोल्स ऑफ ए मैंने एज इट इज रख दिया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए उसको नीचे ले गया, मोल्स ऑफ बी को उधर ले गया, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं। देखिए शॉर्ट में n ऑफ a डिवाइड बाई स्मॉल a इज इक्वल्स टू n ऑफ b डिवाइड बाई स्मॉल b, और इसी को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नाउ दिस इज रियल मोल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा चेक कर लो। रियल मोल कॉन्सेप्ट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक्चुअल में यही मोल कॉन्सेप्ट कहलाता है। पहले तो इसको प्रॉपरली लगाना हम लोग सीखेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जरा समझिएगा उसको, ठीक है, दोबारा समझा देता हूं, जरा चेक करो। अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो ये मोल कॉन्सेप्ट है, या फिर इसको बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रेशो होता है वो हमेशा इक्वल आता है, रिएक्टेंट के मोल्स और उसकी स्टोइकियोमेट्री विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के मोल्स और उसकी स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट भी एक ही था, प्रोडक्ट भी एक ही है। अगर मैं थोड़ा चेंज करके लिख दूं, सपोज करो कि स्मॉल ए ऑफ ए प्लस स्मॉल बी ऑफ बी विल गिव यू स्मॉल सी ऑफ कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी ऑफ कैपिटल डी। अब इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाइए। नाउ व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट फॉर दिस, इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट को लिखना समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके क्या होंगे, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि बैलेंस है, ध्यान रखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जरूरत है, बिना उसके नहीं लगा सकते हो। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की आपको जरूरत है। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे की प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएंगी। अगर इसके ऊपर मोल कॉन्सेप्ट लगाने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ ए टू द पावर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, दैट इज स्मॉल a, which is equals to moles of b divided by stoichiometry coefficient of capital B small b, which is equals to moles of capital C divided by stoichiometry coefficient of this C is small c,
which is equals to moles of capital D divided by stoichiometric coefficient of capital D small d। इसी को मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखिए कितना आसान है, इनके मोल्स और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो हमेशा हमेशा इक्वल होता है। इसी को कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन पर लगाने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है। मैं अगर आपको फंडामेंटल एग्जांपल मतलब रियल केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल लूं तो उसका सेंस समझिए। अगर मैं सपोज आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, सपोज कीजिए कि मैंने लिखा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन लिख देता हूं, विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। अब मैं कहता हूं कि इसके लिए चलिए यहां पर मोल कॉन्सेप्ट लगा के बताइए। सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब इसके ऊपर आप आसानी से मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब इसी से प्रॉब्लम सोल्व होंगी आपकी। इस रिएक्शन पे अगर मोल कॉन्सेप्ट लगाने जाऊं तो क्या लिखूंगा, द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन टू द पावर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 1। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो वो 1 है। The moles of nitrogen divided by stoichiometric coefficient of nitrogen, which is equals to the moles of hydrogen divided by stoichiometric coefficient of hydrogen, that is 3। दिख रहा है, which is equals to the moles of ammonia divided by stoichiometric coefficient of ammonia। ये एक इक्वेशन बन गया। अब होगा क्या पता है, क्वेश्चन में आपको किसी एक के मोल दिए होंगे, दूसरे के मोल पूछे होंगे, सिंपल इक्वेशन लगाओ, आंसर निकाल लो, बहुत आसान है। यही सवाल तो पूछे जाते हैं अलग अलग वे में। सबको क्लियर है? तो मैंने एक और प्राइम एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि मोल कॉन्सेप्ट लगाना कैसे होता है। सबको क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि आपके ऐसे लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है, डीकंपोज होके आपको मान लो H2 प्लस Cl2 देता है। ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा अगर है, मान लेते हैं, सो फाइनली यहां पर मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, दैट इज मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 2 व्हिच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1 व्हिच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1। ये देखिए, इसको मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर आपने ये लगाना सीख लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी वे में पूछा जाएगा, एक के मोल देगा, दूसरे के मोल पूछेगा, इक्वेशन लगाओ, आसानी से आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम जो होती है ना, बेसिक प्रॉब्लम, उसको करना बहुत आसान है। फिर से देख लो एक बार क्या किया है मैंने। यहां पर एक इक्वेशन ली, स्मॉल ए कैपिटल ए विल गिव यू स्मॉल बी कैपिटल बी, और उस पर मैंने समझा कि यहां पर देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी का स्टोइकियोमेट्री स्मॉल बी है। मैं इनको बोलूं कि इनका मोल्स का रेशियो तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो मोल्स ऑफ ए टू द मोल्स ऑफ बी रेशियो हमेशा क्या होगा, उनके स्टोइकियोमेट्री रेशियो के बराबर। यहीं से बस कुछ नहीं किया मैंने, इसको नीचे ले गया, उसको उधर ले गया, तो फाइनली इसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उनके मोल्स और उनकी स्टोइकियोमेट्री का रेशियो हमेशा बराबर होता है। बस यही चीज समझाने चाहता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से उसको चेक कर लो। उसके बाद मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट लगाने के तरीके बताए, यहां पर ये देखिए रियल एग्जाम्पल दिए आपको, और अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। मतलब ये जो मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, एक्चुअल में उसकी नीड कहां है, कौन से क्वेश्चन इससे सोल्व होते हैं, और एक्चुअल में सबसे प्राइम क्वेश्चन जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो इसी से सोल्व होते हैं। ठीक है, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको मैं शॉर्ट वे में बताऊंगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है जिसमें गलतियां नहीं होती हैं। पर खास बात, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट लगाना है तो आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए। क्लियर होता है? मतलब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पूरा पता होना चाहिए। पूरा पता होगा तभी आप बैलेंस कर पाओगे, और बैलेंस कर पाओगे तो मोल कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, मेन बात ये है। सबको क्लियर है? तो मैं चलो क्वेश्चन कराता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। टिल देन इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब जो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट सिखाया है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, किन क्वेश्चन पे करते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, अब आप कॉपी ले लो, पेन ले लो और बैठ जाओ, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लिखना। उसके बाद क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना, खुद से आंसर एक बार चेक कर लेना, फिर मेरे आंसर से मैच करना। पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, ध्यान से उसको समझेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए पहला सवाल लिखिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज करें कि आपको सवाल दे दिया, क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन देखिए, कहता है 245 ग्राम्स ऑफ, क्वेश्चन बोल रहा हूं साथ साथ में, 245 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, potassium chlorate is heated, ठीक है, is heated, then find out the total weight of oxygen
वेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड at the end of chemical reaction. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई, स्टेट लेवल पे पूछे जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन बच्चे घूम जाते हैं कि ये क्या है। मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले तो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कई लोगों को तो यहां पर पोटेशियम क्लोरेट ही पता नहीं होता, लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा है कि आपने 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लिया। अगर किसी का वेट हो तो मोल तो तुरंत निकाले जा सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट से आपको ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। आप सबसे पूछा है कि अगर 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट करोगे तो कितना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। सवाल यह है, वेट में बताना है आपको, यह सवाल पूछा। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको मोल पता लग जाए ऑक्सीजन के तो आप वेट भी निकाल सकते हो। सिंपल। एक तो अपने पास फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, यही होता है। अब समस्या हमारे साथ ये बैठती है कि यहां पर हमें यह नहीं पता कि पोटेशियम क्लोरेट है क्या, यही है ना सीन। तो पोटेशियम क्लोरेट आपको क्लियर होना चाहिए। तो पोटेशियम क्लोरेट का पहले तो फॉर्मूला जानो, फिर उसको हीट करने के बाद क्या होगा वो भी जानना है हम लोगों को। तो इससे क्या होता है ना, आपको इनऑर्गेनिक की जो केमिकल रिएक्शंस है वो याद भी होने लग जाएंगी। एक ही बार देखना है, उसके बाद देखना नहीं पड़ेगा। देखिए लास्ट में जो AT लगाते हैं इसका मतलब समझ जाओ कि उसके अंदर पक्का ऑक्सीजन है। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 होता है। आज नहीं पता चलेगा, आज के बाद मालूम होना चाहिए। KClO3 को हम लोग पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। मजे की बात, अगर आपने इसको हीट किया तो यहां से एक चीज तो वो साफ ही कह रहा है कि ऑक्सीजन लिबरेट होगी। ऑक्सीजन अलग कर दो, बाकी क्या बचा उसको लिख दो। तो यहां पर KCl प्लस O2 यहां से लिबरेट होगा। अगर आपने ऑक्सीजन बाहर निकाल दी है तो पीछे KCl ही बच रहा है, तो KCl प्लस O2 ऑक्सीजन यहां से लिबरेट होती है। ये छोटी सी केमिकल रिएक्शन यहां पे प्रोसीड हो रही है हीट करने के बाद। अब यहां पर आप तब तक मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते जब तक आप इसको बैलेंस ना करो। तो सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करो। तरीका देखो, ये ऑड नंबर है 3, इसको इवन बनाओ। यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 हो गया। तो यहां पर आपको कितना लगाना पड़ेगा 3, यहां पर कितना लगाना पड़ेगा 2, ये बैलेंस हो गया। देखिए आराम से बैलेंस हो गया, सबको समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर मोल कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन पूछा हो इस तरह का, तो सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन लिख लो और उसको बैलेंस कर लो। कर ली। अब इसके ऊपर आप मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। मैं कहूंगा पहले आप मोल कॉन्सेप्ट लगाओ खुद से। ये पहला सवाल है इसलिए कह रहा हूं कि प्रॉपरली मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, जल्दी मत करो। मैं अगर आपसे कहूं कि आप मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या कहोगे, द मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 2 व्हिच इज इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पकड़ लो, 2 और इसका कितना है 3, व्हिच इज इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 3। ये आपने मोल कॉन्सेप्ट लगा के जान लिया, सबको मालूम पड़ गया। अब आपको क्या दिया और आपसे क्या पूछा, देखो आपको मोल, आपको वेट दिया है पोटेशियम क्लोरेट का, मोल निकाल लो। ये देखो ध्यान से इसको समझना, आपको वेट दिया हुआ है KClO3 का, कितना दिया हुआ है 245 ग्राम्स। मैं सबसे कहूंगा किसके मोल निकाल लिए, मोल्स ऑफ KClO3 कितने होंगे, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। 245 ग्राम ये गिवन मास है, मोलर मास इसका होता है 122.5। आप सब निकालो बैठ के, 122.5 ग्राम पर मोल। ये लीजिए, मुझे तो याद है, ठीक है, लेकिन कैसे हुआ, K है यहां पर, उसका होता है 39 प्लस 35.5 प्लस ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल काउंट कर लो, यहां पर 122.5 आएगा। सबको क्लियर है। सो फाइनली यहां पर ये कितने से कटा, 2 से। तो मोल्स ऑफ KClO3 कितने निकल के आ रहे हैं, 2 मोल्स। चलो फाइनली आपको मोल्स निकल गए KClO3। देखो मजे की बात, आपको मोल्स KClO3 के पता है और आपसे पूछा है वेट O2 का, मोल्स O2 के निकाल सकते हो, ये इक्वेशन बन गया। यहां से जरा ध्यान से इसको देखो, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से निकाल सकता हूं द मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 2 which is equals to the moles of O2 divided by stoichiometric coefficient which is 3। ये दोनों बराबर है, ये देखो ये इसके बराबर ही तो है, सबको समझ में आता है। इसके मोल आपको पता है, O2 के मोल्स आप निकाल लो, मोल्स ऑफ O2 कितने निकल के आएंगे, दैट इज 3/2 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। सिंपल से कर रहा हूं, मैं चाहता तो सीधे भी आंसर निकाल सकता था। तो 3/2 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 दैट इज 2, अभी आप निकाले हो।
तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने निकल के आ रहे हैं 3। जब आपको किसी के मोल पता हो तो वेट निकाल सकते हो। वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, दैट इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 3, मोलर मास ऑक्सीजन कितना होता है 32, वो कितना आ गया 96 ग्राम। ये लीजिए, होता है कि नहीं होता, सिंपल है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आपके सामने है, मैंने बड़ी तसल्ली से किया है, मैंने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन ये सब बच्चों के हिसाब से किया है मैंने। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा फास्ट समझ जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज हैं, ठीक है। सो मैं हर के हिसाब से सिंपल तरीके से कर रहा हूं। अगर मैं आपकी जगह होते तो मुझे इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन एक एक स्टेप को समझा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि एक एक बच्चा यहां समझे और उसको ग्रैब करे कि देखो जो मैंने समझाया और जो मैंने किया वो आपके सामने है। जितना समझा आपके सामने मैंने उसको सोल्व कर लिया। आपसे क्या कहा, 245 ग्राम अगर आपने पोटेशियम क्लोरेट लिया तो 96 ग्राम आपसे ऑक्सीजन वहां से बाहर निकलेगा। ये मजेदार बात है, यहां पे क्लियर होता है। अगर 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट यहां से आपने हीट किया तो 96 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगा, यहां से मालूम पड़ता है। इस तरह से इसको सोल्व करना है। तरीका देख लो, सबसे पहले जो लिखा है उसके हिसाब से केमिकल रिएक्शन लिखो, फिर उसको बैलेंस करो, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। अब मोल कॉन्सेप्ट लगाने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। एक के मोल दिए होंगे, दूसरे के निकालने होंगे, तो जिसके मोल दिए और जिसके निकालने हैं बस उसको ले लो, बाकी को छोड़ दो। तो वैसा मैंने किया, KClO3 को लिया और O2 को लिया, बाकी को मैंने छोड़ दिया। KCl को मेरे को क्या जरूरत है, क्योंकि इसके बारे में पूछा ही नहीं। उसके बाद एक के मोल दिए, दूसरे के पूछे, यहां से निकाल लिया, उसके बाद वेट निकाल लिया। वेट निकालने का तरीका मुझे आता ही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और बनेगी कॉन्सेप्ट में। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सवाल और ले लेते हैं जिससे आपका पकड़ बनेगा। तो ध्यान से उसको देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 8 ग्राम्स ऑफ नेचुरल गैस इज कंबस्टेड इन एक्सेस ऑफ एयर। लिख लीजिए, 8 ग्राम्स ऑफ नेचुरल गैस इज कंबस्टेड इन एक्सेस ऑफ एयर। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 यील्ड एट STP। बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि आपने क्या किया, 8 ग्राम नेचुरल गैस को कंबशन मतलब यहां पर कंबस्ट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर कंबशन हुआ है, ठीक है, जलाया। तो कहता है आपसे CO2 गैस कितनी यहां पर बाहर निकलेगी STP पे, वो बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन पे गौर करो कि क्या आपको केमिकल रिएक्शन आती है, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करो। हमेशा यही करना है। तो सबसे पहले तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होएगा, जरा उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने नेचुरल गैस लिया, नेचुरल गैस होता है मीथेन, CH4 को हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, सबको क्लियर है। अब इसको आपने कंबशन करवाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये देखिए, एयर में होती है ऑक्सीजन और कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाई जाती है, तो यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है। और हमेशा जो हाइड्रोकार्बन होता है, जब भी उसका कंबशन कराओगे तो 2 ही चीजें बाहर निकलती है, एक तो CO2 और दूसरा होता है H2O। इसके अलावा तो कुछ बाहर निकलता ही नहीं है। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, ये तो हो गई वो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अमूमन आसान ही होती है, हार्ड नहीं होती है। अब ये सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो 2 ही चीजें बाहर निकलती है। अगर आपको यहां पर मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि अगेन यहां पर यही है, जरा देखिए, आपको एक के मोल दे दिए, इनडायरेक्ट वे से दिए हैं, ग्राम दिया है, मोल तो निकाल ही सकते हो ना, वेट दिया है, मोल निकाल लो। आपको दूसरे का वॉल्यूम पूछ लिया, तो यहां से मोल निकलेगा तो वॉल्यूम भी अपने आप निकल जाएगा, और वो भी STP पर पूछा है। आपको फॉर्मूले तो आते हैं, यहां पर 2 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। मोल्स निकालने का पहला फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, और STP पर वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी गैस के लिए वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ये सिंपल से फॉर्मूले, कितना आसान है जरा देखिए। पर सबसे पहले तो इसको बैलेंस करना होगा। अब मजे की बात, अगर किसी हाइड्रोकार्बन वाली इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो सबसे पहले आप कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन, और उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो देखो, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, कितने यहां पर एक ही है, यहां पर भी कितने हैं, एक। कार्बन तो बैलेंस है, फॉर्चुनेटली कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहां पर कितने हैं, 2, तो इसको यहां पर 2 लगा लो, लगा लिए, 4 हो गए। ऑक्सीजन देखो आप बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां भी कितने हैं, नहीं बैलेंस नहीं है, 2, यहां पर कितने हैं, देखिए 2 और 2 4, तो यहां क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब यहां पर ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। अभी सब कुछ तय है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। अब देखिए, जिसकी जरूरत सिर्फ उसी में आप लोग क्या करो, मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। आपको नेचुरल गैस का मोल दिया है और CO2 के मोल पूछे हैं, वॉल्यूम पूछा है, मोल निकलेगा तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा, वो रहा फॉर्मूला। तो बस उन्हीं को लो।
तो यहां पर आप मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप सीधे लगाओगे। अब इस बार मोल कॉन्सेप्ट जिसकी जरूरत सिर्फ उसी को लो। मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे? द मोल्स ऑफ मीथेन गैस डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री दैट इज 1 व्हिच इज इक्वल्स टू CO2 के लिए पूछा है, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री। मजे की बात, जितने मोल आपने मीथेन गैस के कंबशन में डाले उतने मोल CO2 गैस बाहर निकलेगी। अब बस आपको यह पता करना है कि आपने मीथेन गैस टोटल ली कितनी है, तो उसके निकाल लो। तो अब आप जाओ जरा चेक करो, ये तो रहा तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। तो मजे की बात यह है कि मोल्स ऑफ CH4 विच इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2, जितने मोल्स आप मीथेन गैस को जलाओगे उतने मोल CO2 के बाहर निकलेंगे। तो मोल्स ऑफ मीथेन गैस जरा चेक कर लेते हैं, कैसे निकालोगे? गिवन मास 8 ग्राम, मोलर मास 16 ग्राम पर मोल। ये लीजिए, यही तो होता है, ये होता है ना, 16 ही आएगा, 12 और 4 16, तो टोटल कितना आया? 1/2 मोल्स। ये लीजिए, हाफ मोल्स यहां पर आपने मीथेन गैस को जला दिया। तो बताइए CO2 के मोल्स कितने होंगे? वो मोल्स ऑफ CH4 के बराबर है, और वो भी कितने होंगे? 1/2। यस और नो? अब आपसे सिर्फ इतना पूछा है, मोल तो निकल के आ गए, आपसे वॉल्यूम पूछा है STP पर कितना आएगा, फॉर्मूला वो रहा वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। वो आपको अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, वॉल्यूम मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स इंटू 22.4। अब इससे आसान क्या होगा? मोल कितने हैं? हाफ, 22.4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 11.2 लीटर। ये लीजिए, 11.2 लीटर एट STP, ये आंसर आ गया। अब इससे आसान तरीका तो क्या होगा? अब जैसे जैसे आपको इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, वैसे वैसे आप स्टेप खाते जाओ, चलेगा, आप उसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं। 8 ग्राम नेचुरल गैस आपसे पूछा कि वॉल्यूम CO2 को कितना बाहर निकलेगा। सबसे पहले तो आपको जो इक्वेशन है उस पर गौर करना है, फिर उसको बैलेंस करना है, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। मोल कॉन्सेप्ट जिसको दिया है, जिससे पूछा है, सिर्फ उतना ही लगाओ, चलेगा। लगा दिया, उसके बाद मोल कितने दिए हैं, इनडायरेक्ट वे से आपको वेट दिया, मोल निकाल लो, और यहां से मोल आपको निकल जाएंगे, उससे वॉल्यूम निकालना था, वो भी आसान था। तो आपके सामने सवाल सोल्व कर दिया। ठीक है, अब इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने का? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। सो फाइनली हम लोग और आगे बढ़ गए। अगला एक वीडियो और बनाऊंगा जिसपे आपको भरपूर क्वेश्चन कराऊंगा, सबको समझ में आता है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसी को मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है आपको, और बहुत ही ईमानदारी से इसके क्वेश्चंस को करना है। अभी शीट ले लो, नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट वाले मत करना, वो नहीं होंगे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इसके जस्ट बाद का टॉपिक वही है। तो मोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगली बार और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलेंगे। टिल देन आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मैं होमवर्क देता हूं, उसको कंप्लीट करो, चाहे वो किसी भी चैप्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट का वीडियो होता है अनअकैडमी का, वो आपको देखना है। दूसरा, अनअकैडमी कोर्सेज चालू कर दिए हैं मैंने, 2 कोर्स खत्म हो गए, इनफैक्ट तीसरा चालू करा है, जिसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन की सीरीज चला के रखी है। कोई भी चैप्टर आपको देखना हो तुरंत देख सकते हो, उसके क्वेश्चंस हैं, सोल्व भी करा रहा हूं। उसके अलावा मेडिजी केमिस्ट्री चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो, वाया पेटीएम डोनेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे को बहुत मदद करेगा। सो आप जरूर हमें कंट्रीब्यूट करो, हमारी मदद करो, ठीक है, अगर आप सक्षम हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जो कोचिंग जाते हैं लेकिन उनको केमिस्ट्री पल्ले ही नहीं पड़ता, उनको जरूर बताओ। स्प्रेड आउट करो मैसेज को, क्योंकि आपकी तरफ से दी गई ये छोटी सी मदद हमको बहुत हेल्प करेगा, और हम लोग लॉन्ग टर्म तक ऐसी सोचेंगे कि हमें ऐसी वीडियोस बनानी है। चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।